Hello, welcome on board, guys. I hope you are doing very amazing. This is Philip Found Conference again. So, ये एक एडिशनल लेक्चर है। हम बीच बीच में थोड़ा सा की पॉइंट्स जो है डिस्कस करते रहेंगे एडिशनल लेक्चर के रूप में, ताकि कोर्स इंटरेस्टिंग बना रहे। और बहुत सारी चीज़ें जो है आपको जाननी बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग दिस ऑल थिंग्स। तो उन चीज़ों को हम बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। तो आई होप आप लोग कोर्स को देख रहे होंगे और आपको मज़ा आ रहा होगा। आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होंगे। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। एडिशनल लेक्चर यू कैन कंसिडर इट, बट इट इज़ वेरी क्रूशियल टू नो दैट इन दिस जर्नी, that is the small part of the startup, they will gonna help you a lot during the understanding the different things in your venture. So let's get started. We'll try to keep these all the things just in the Hindi, so maximum people can get benefited all through the our content. So let's get started. तो आज के लेक्चर में हम दो तीन छोटी छोटी चीजें डिस्कस करेंगे, जो कि है स्टार्टअप से रिलेटेड ही, कंपनी बनाने से रिलेटेड। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंडेक्स, S&P 500 इंडेक्स। ठीक है, जो कि अमेरिका ने दिया। कहाँ से आया? यूएसए से। यूएसए, ठीक है, अमेरिका। ठीक है, क्या नाम है इसका? S&P 500 इंडेक्स। अब ये इंडेक्स क्या बताता है? ये इंडेक्स जो है वो कंपनीज जो है हमारी, उनका लाइफ स्पेन बताता है हमको। लाइफ स्पेन कि कितने टाइम तक ये चलने वाली है। ठीक है, इनकी लाइफ कितनी इन कंपनीज की। ठीक है, ठीक है, क्या नाम है इसका? S&P 500 इंडेक्स, जब भी यूएसए के अंदर जो उसने भी दिया था। ठीक है, जब हम बात करते हैं शुरुआती फेज के अंदर, जब ये स्टार्ट हुआ था 1958 के अंदर, क्योंकि अच्छी कंपनी टेक और सारी रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वो 1958 के आसपास एक अच्छे ठीक ठाक से लेवल से स्टार्ट हो गई। उस टाइम पे जो था हमारा S&P इंडेक्स, जो 500 इंडेक्स जो हमको बताता है, उस टाइम पे कंपनी का एवरेज जो लाइफ साइकिल था वो था 61 ईयर्स। ठीक है, कोई भी कंपनी कितनी चलेगी? 61 ईयर्स, यानी कि 61 साल के लिए कंपनी जिंदा रहेगी, जिसका सिंपल सा मतलब है। ठीक है, S&P 500 इंडेक्स क्या बताता है? उस टाइम पे कंपनी का लाइफ स्पेन जो कितना था, वो 61 ईयर्स। अब अगर हम अभी देखें रिसेंटली 2024 के अंदर, तो अब जो ये लाइफ स्पेन जो है कंपनी का, वो रिड्यूस होकर कितना हो गया? ओनली 19 ईयर्स। अब कोई भी कंपनी जो स्टार्ट होती है 2024 के बाद, उसका लाइफ स्पेन कितना रहेगा? ओनली 19 साल। 19 साल उस कंपनी का लाइफ स्पेन है। ये लाइफ स्पेन वाली चीज कौन बताता है? हमारा S&P 500 इंडेक्स। ठीक है, अब बात करते हैं 2027 के अंदर। 2027 के अंदर अगर आप यही सेम चीज देखते हैं, तो आपको पता लगेगा कि ये जो इंडेक्स है, ये बता रहा है कि अब जो कंपनी की एवरेज लाइफ स्पेन जो है कंपनी चलेगी, वो ओनली कितना रहेगा? 12 साल, ओनली 12 ईयर्स। तो ये जो इंडेक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम में से जो भी लोग हैं जो स्टार्ट करने वाले हैं, वो 2024 से 2027 के बीच में ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मोटा मोटा सही सोच रहे हैं, क्योंकि 24 के अकॉर्डिंग तो 19 साल था, और 27 में कितना हो जाएगा ये? 12 साल। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो ये एक ऐसी बेसिक चीज थी, मेरे को लगा ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जानना चाहिए, तो बता देना चाहिए। ठीक है, चलो अगली चीज समझते हैं। मजा आ रहा होगा, आई होप आप लोग कोर्स को देख रहे होंगे सीरियसली। और बहुत ही, वो जो कोर्स जो है बनाया है, वो बहुत सारे कोर्सेज का एक मिक्सचर है, और बहुत सारी किताबें और यूट्यूब पे जो क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल है स्टार्टअप से रिलेटेड, उन सबका एक मिक्सचर बनाया है। वो ही उस कोर्स के अंदर है। और वो कोर्स बहुत ही नॉलेजफुल भी है। लैंग्वेज वेरिएट हो सकता है एक या दो लेक्चर के अंदर, पर बाकी जो सारी चीजें हैं वो सारी हिंदी में डिफाइन करी गई है। ठीक है, तो आई होप आपको मजा आएगा। चलो, अब दूसरी चीज हम सीख लेते हैं, जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट। क्या है वो?
कस्टमर और यूजर। देखो, लाइन भी ठीक से खींचना नहीं आ रही है, पर कोई ना। मैं थोड़ा सा इन चीज़ों में पीछे रह गया हूँ, लिखने लिखने वाले में। टूल्स हमारे पास सब है, बट यूज नहीं करते हैं। ठीक है, वापस खींचते हैं, ट्राई करते हैं। ये हो गई सीधी लाइन। नहीं, फिर भी कोई ना, जाने देते। चलो, कस्टमर और यूजर दोनों अलग अलग चीजें हैं, और कभी कभार ये सेम ही होते हैं। ठीक है, अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। कैसे, डेफिनेशन देखिए इसकी, या फिर इसके बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं। ओके, कस्टमर कौन है? कस्टमर जो है, आप जो प्रोडक्ट और सर्विस बनाते हो उसके लिए पे करता है। पैसा कौन देता है? आपका कस्टमर। जो परचेजिंग डिसीजन है, परचेजिंग डिसीजन वो हमारे कस्टमर के हाथ में है। पैसा भी नहीं देगा, और परचेजिंग डिसीजन है, ये चीज लेनी है नहीं लेनी, वो भी इसी के हाथ में होता है। ठीक है, तो क्या होता है? ठीक है, हमारी कंपनी की जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू, उसके अंदर इसी का रोल है, क्योंकि रेवेन्यू यहीं से आती है। ब्रेक ऑन बोर्ड। ठीक है, कंपनी की रेवेन्यू कहाँ से आती है? कस्टमर के पास से। ठीक है, फिर यूजर कौन है? यूजर जो है हमारा, वो पर्सन या इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल जो कि एक्चुअल सर्विस और प्रोडक्ट जो हमारी है, प्रोडक्ट, उसको यूज करता है। प्रोडक्ट और सर्विस को कौन यूज करता है? वो हमारा यूजर यूज करता है। ठीक है, तो जब कभी भी हम प्रोडक्ट या सर्विस डिजाइन करते हैं, प्रोडक्ट या सर्विस डिजाइन करते हैं, तो हमेशा यूजर को दिमाग में रख के डिजाइन किया जाता है। उसके हिसाब से यूजर को सोच के बनाया जाता है, क्योंकि यूजर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्ट और सर्विस जो जो सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, वो यूजर के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, उसको सोचकर ही सारी चीजें डिजाइन की जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा प्रोडक्ट और सर्विस है, उसको यूज करने वाला इंडिविजुअल या पर्सन जो है, हमारा यूजर ही है। ठीक है, क्योंकि यही हमारा डिसाइड करता है। कोई भी एक नया प्रोडक्ट आपने बनाया, तो आपने यूजर को दिया, यूजर डिसाइड करेगा कि वेदर द प्रोडक्ट टू बी कंटिन्यूस और नॉट, मतलब वो आगे यूज में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अगर वो गंदा है, यूजर को पसंद नहीं आ रहा है, उससे कोई वैल्यू क्रिएट नहीं हो रही है, जनरेट नहीं हो रही है, देन दैट प्रोडक्ट्स और सर्विस विल बी डिसकंटिन्यू विद द टाइम। ठीक है, अब हम इनको एक एग्जांपल से समझते हैं, ताकि अच्छे से समझ में। कस्टमर, अरे थोड़ा ठीक लिख लेते हैं। कस्टमर, कस्टमर जो है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक छोटा बच्चा है, उसके कोई पापा है। ठीक है, तो उन्होंने मार्केट में खिलौना देखा, तो मॉल में है, उनको खिलौना पसंद आया, उन्होंने खरीदा। ठीक है, परचेज कर लिया। ठीक है, तो ये जो है पापा, पापा जो है हमारे, वो है कस्टमर। ठीक है, बच्चे के पापा जो है हमारे कस्टमर है। यूजर कौन है? यूजर है हमारा चाइल्ड, बच्चा। खरीदा पापा ने, परचेजिंग पावर किसके पास है? पापा के पास। पे कौन कर रहा है? पापा। ठीक है, परचेजिंग पावर भी पापा के पास है, पे भी ये कर रहा है। पर यूज कौन कर रहा है? खिलौने से पापा थोड़ी खेलेंगे, खिलौने से खेलेगा कौन? हमारा बच्चा, चाइल्ड जो हमारा बच्चा है, जिसके लिए प्रोडक्ट खरीदा गया है, जिसके लिए सर्विस खरीदी गई है, वो कोई और है। तो यूज करने वाला जो है वो डिफरेंट है, और खरीदने वाला जो है वो अलग है। हमारा उद्देश्य क्या है? सेटिस्फेक्शन किसको मिलना है? चाइल्ड को, हमारे प्रोडक्ट की जगह पर खरीद कौन रहा है? अपील किसको मिलना है? कस्टमर को। तो जब जो है कस्टमर और जो हमारा यूजर जो है, ये दोनों अलग अलग होते हैं, तब हमारा सेल साइकिल लंबा हो जाता है।
क्योंकि अब आपको दो लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। जब ये दोनों एक ही हैं, तब उस केस में आपको एक ही आदमी को कन्विंस करना है, एक इंडिविजुअल को कन्विंस करना है। बट जब कस्टमर और यूजर दो अलग अलग लोग हैं, तो आपको दो लोगों को कन्विंस करना है, इसलिए आपका सेल साइकिल जो है बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं है कंपनी के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक सिंपल सा कंपैरिजन देखते हैं। सिंपल कंपैरिजन देखते हैं हम, किसके लिए? हम देखेंगे किसके लिए? कस्टमर और यूजर के लिए। ठीक है, पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले रोल। अब आपका जो प्रोडक्ट है, उसके लिए पे करेगा कौन? वो करेगा हमारा कस्टमर। पे फॉर प्रोडक्ट कौन करता है? वो हमारा कस्टमर करता है। यूज की कौन करता है? एक्चुअल प्रोडक्ट को यूजर यूज करता है। यूज यूजेस द प्रोडक्ट बाय यूजर। पे किसी और ने करा और यूज किसी और ने करा। फोकस, फोकस किस पे है? फोकस क्या? बाइंग डिसीजन किसके पास है? इसके पास डिसीजन। ठीक है, बाइंग डिसीजन जो है वो कौन है? वो हैंडल करने वाला कौन है? कस्टमर है। ठीक है, और प्रोडक्ट एक्सपीरियंस जो है, प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करने वाला कौन है? वो हमारा यूजर है। प्रोडक्ट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। ठीक है, प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करने वाला हमारा यूजर है। ठीक है, कंपनी को, कंपनी गोल, कंपनी गोल क्या है? इसको कन्विंस करना, कन्विंस, कन्विंस देम, कन्विंस देम टू बाय। और यूजर, यूजर के बारे में क्या है? मेक प्रोडक्ट यूजफुल फॉर दैम, मेक प्रोडक्ट दैट इज यूजफुल, यूजफुल फॉर द यूजर। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा कंपेरिजन जो है हमने यहाँ पे देख लिया है। अब एग्रीकल्चर की केस में समझते हैं। इमेजिन करते हैं आपने एक सोइल टेस्टिंग डिवाइस बनाया है। सोइल टेस्टिंग डिवाइस, क्योंकि एग्रीकल्चर की बात करना तो बनता है ना, क्योंकि हम एग्रीकल्चर के फील्ड फॉर्म कॉन्फ्रेंस हमारा कोर्स चलता है एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए। ठीक है, अब इमेजिन करते हैं आपने बनाया एक सोइल टेस्टिंग डिवाइस, उसको गवर्नमेंट खरीद लेती है। ठीक है, गवर्नमेंट ने खरीद लिया उसको। क्या आपने सबसे पहले बनाया है एक सोइल टेस्टिंग डिवाइस जिसको गवर्नमेंट ने खरीद लिया? ठीक है, तो आपका कस्टमर कौन है? गवर्नमेंट। पर उसको, उस सोइल टेस्टिंग डिवाइस को यूज कौन कर रहा है? सोइल टेस्टिंग डिवाइस जो है उसको यूज कौन कर रहा है? फार्मर। तो आपका यूजर कौन है? फार्मर हुआ। अब इस केस में कस्टमर और यूजर दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो अब आपको इन दोनों को कन्विंस करना पड़ेगा, तो आपका सेल साइकिल लॉन्ग हो जाएगा, जो कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग लोग हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों एक ही होते हैं, तब आपका सेल साइकिल बहुत इजी होता है, क्योंकि एक ही आदमी को कन्विंस करना। और पैसा गवर्नमेंट पे भी डिपेंड है। फार्मर ने तो परचेस कर लिया, तो स्कीम्स है, बहुत सारी चीजें हैं, फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है चीजें जब number of people whom we have to convince, they are more in number, then it becomes the complicated or longer sales cycle. ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आई होगी। अब जाने से पहले एक बार कस्टमर और उनकी डेफिनेशन देख लेना चाहिए हमको, कि हमने सब कुछ डिस्कस तो कर लिया। आई होप आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि ये चीजें है क्या, कस्टमर और यूजर जो है वो एक्चुअल में क्या है। कस्टमर जो है पूरा ठीक से लिखो, ताकि ज्यादा समझ में आएगा। और और आप ऐसे कोर्स को देखते रहे, बहुत सारी चीजें मजा आएगा सीखने को मिलेगी। कस्टमर, कस्टमर कौन है? अब कस्टमर इज एन इंडिविजुअल
who purchase a product and service from an organization. कौन है? एक इंडिविजुअल है, एक पर्सन है जो कि परचेज करता है एक प्रोडक्ट और सर्विस किसी ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है। और एक यूजर कौन है? यूजर जो है, दोस हु यूज द प्रोडक्ट एंड सर्विस। ठीक है। यूजर और कस्टमर दो अलग अलग चीजें हैं। ये आपको समझ में आएगा, ये सिंपल सा बेसिक सा डेफिनेशन है, हमने सारी डिटेल से समझ लिया है। आई होप वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टिल द एंड, एंड आई होप you guys are learning these old content to of course, and you are getting new opportunity uh, to accelerate your knowledge in every field that we upload in a different segment of different kind of videos regarding with agriculture, core agriculture, then the business stuff, and some other stuff as well. So please subscribe our channel, and I can do whatever that can be best for you. Thank you so much for listening till the end. Thank you so much.